जी नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। पिछले दिनों आपको जो है भाषा का वीडियो दिया था। अब जो है उसके शेष भाग को इस समय मैं बता रहा हूँ। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आपको ले चलते हैं बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, आपका अगला है वैकल्पित भाषा। क्या है वैकल्पित भाषा? सबसे पहले तो इसे जानिए। इसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। ठीक ना? सबसे पहले जान लीजिए कि वैकल्पिक भाषा को सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी भी व्यक्ति को संकेत, कोष्ठक में लिख सकते हैं इशारा, ठीक है, के द्वारा समझाने का प्रयास करता है। समझाने का प्रयास करता है। तो उसे हम उसको भरिए, नहीं तो अपना वाला दीजिए। उसे हम सांकेतिक भाषा ध्यान दीजिए, सांकेतिक भाषा, ठीक ना? इसे वैकल्पिक भाषा भी कहते हैं। सबसे पहली बात क्या है? वैकल्पिक भाषा भी कहते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है ये एक विकल्प होता है कि हम इसे विकल्प की तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना? इसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी भी व्यक्ति के सामने संकेत या इशारे के द्वारा समझाने का प्रयास करता है। इसमें यह नहीं कहते हैं प्रकट करता है, नहीं, इशारे के द्वारा समझाने की कोशिश करता है या समझाने का प्रयास करता है, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक निर्देश विशेष रूप से याद रखिएगा। निर्देश इसमें इस भाषा का
इस भाषा का व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता है। इस भाषा का व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि यह अस्पष्ट भाषा होती है। अस्पष्ट भाषा होती है। इसका प्रयोग केवल व्यवहार में ही किया जाता है। ठीक ना, इसका प्रयोग व्यवहार में ही किया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, निर्देश स्पष्ट पूरी तरह से समझ लीजिएगा। व्याकरण में भाषा के दो रूप ही होते हैं। ये आपका निर्देश है, स्पष्ट पूरी तरह से इसको भली भांति समझ लीजिए। ध्यान दीजिए, वैकल्पिक भाषा होता ही नहीं है, व्याकरण में ये नहीं होता है। वैसे इसको लिखा गया है, केवल आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं। वैकल्पिक भाषा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया, इसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी जहां हम न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं, वहां इसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना, न बोल सकते हैं और न लिख सकते हैं, जबकि भाषा का मतलब ही होता है बोलना। तो ये भाषा की कैटेगरी में आता ही नहीं है। समझ में आ गया ना, भाषा का मतलब होता है बोलना, अर्थ होता है बोलना। आज न हम बोलते हैं न लिखते हैं। ठीक, तो ये भाषा की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि भाषा में इसको रखा गया, भाषा के साथ इसको रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि विचारों का विनिमय होता है ना भाषा के द्वारा, विचारों का आदान प्रदान करते हैं हम भाषा के द्वारा, तो इसके द्वारा भी करते हैं, इसके द्वारा भी करते हैं। अपने विचारों को हम किसी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो हम संकेत कर रहे हैं वह सामने वाला समझ ही ले। हो सकता है कि नहीं समझ पाए, तो इस दशा में हमारे विचार उसके यहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो जब नहीं पहुंच पाया तो भाषा कहां रहा, वो भाषा नहीं है ना। क्योंकि भाषा का कार्य क्या होता है, विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा का मुख्य कार्य है। और ये कार्य इसके द्वारा आवश्यक नहीं है कि हो जाए, नहीं भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चों की एक टोली है जो रास्ते से जा रही है,
और उसी रास्ते में एक आम का बगीचा है, उसमें बच्चे चले जाते हैं, एक आपस में प्लान करते हैं कि हाँ भाई एक बच्चा बाहर रहेगा और बाकी अंदर जाए, जो बाहर रहेगा उसके लिए अंदर वाले लेकर आएंगे आम तोड़कर। लेकिन एक मंतवरा करते हैं कि अगर कोई खतरा आता है तो ये बाहर वाला लड़का क्या करेगा, एक कंकड़ उठाकर बगीचे में फेंक देगा, यही हमारे लिए संकेत होगा। जैसे ही वो गए, आम का रखवाला, बगीचे का रखवाला आता हुआ दिखाई दिया। अब ये लड़का जो बाहर है, टहल रहा है, वो क्या करता है, एक कंकड़ उठाता है और फेंक देता है बगीचे में। बगीचे में जो उसके साथी हैं उसके लिए तो ये क्या है, विशेष संकेत है ना, विशेष संकेत है। लेकिन अब वो रखवाला क्या समझता है, रखवाला तो यह समझेगा ना कि ये बच्चे की सामान्य हरकत है, क्योंकि उसने आम पर निशाना लगाकर नहीं मारा है। अगर निशाना लगाकर बगीचे में कंकड़ मारता तो वो दोषी समझा जाता, लेकिन उसने क्या किया, एक कंकड़ उठाया बगीचे में डाल दिया, तो ये उसकी सामान्य हरकत समझी जाएगी, उसका दोष नहीं। यही बात वो रखवाला समझ बैठता है। लेकिन आप लोग बताइए, क्या ये सामान्य हरकत थी? नहीं थी ना, ये सामान्य हरकत नहीं थी। तो संकेत तो एक ही था, लेकिन दो लोगों ने इसका दो मतलब निकाला। एक जो बगीचे के अंदर है वे ये मतलब निकालते हैं कि तुम्हें बाहर जाना है, और एक जो बाहर आ रहा है वो यह समझता है कि ये बच्चे की सामान्य हरकत है। यानी क्या हुआ, जो हम इशारा करते हैं जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला उसका सही मतलब समझ जाए। हमारे विचारों को नहीं समझ सकता है, हो सकता है समझ ले, हो सकता है नहीं समझे। तो इस दशा में विचारों का विनिमय तो नहीं हो पाया ना, तो ये भाषा नहीं कहला सकता है, भाषा इसे नहीं कह सकते हैं। और व्याकरण तो इसको मान्यता ही नहीं है। पिछले वीडियो में एक दो लोग कमेंट किए थे कि सर ऐसा होता है, तो हम स्पष्ट आपको बता रहे कि व्याकरण तो इसको मान्यता ही नहीं है, ये भाषा इसको नहीं मानता है व्याकरण। अगर कहीं कोई सवाल आता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, यहां स्पष्ट मैंने कर दिया। इसका प्रयोग व्याकरण में कोई महत्व नहीं है, भाषा इसका, इस भाषा का व्याकरण में कोई महत्व नहीं है। कहां होता है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक स्पष्ट भाषा होती है, ठीक ना, इसको समझा नहीं जा सकता है। एक बात हो, जिसके लिए जो इशारा किया जाता है केवल करने वाला है, जिसके लिए किया गया वही समझता है, बाकी तो जो है उसका गलत मतलब निकालते हैं। तो यह क्या होता है, अस्पष्ट भाषा होती है। इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। कहां करते हैं, व्यवहार में। व्याकरण में भाषा के केवल और केवल दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो। अब तो आपको डाउट नहीं ना होगा, अब तो जहां कहीं ये सवाल आ जाता है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो केवल दो। कितने रूप होंगे, केवल दो। कहीं भी किसी भी परीक्षा में अगर ये सवाल आता है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो कहोगे कि दो रूप होते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं भाषा के कुछ अन्य रूप की तरफ। ये बातें हमें स्पष्ट करना पड़ा, ठीक है। अन्य रूप की तरफ चलते हैं, भाषा के कुछ अन्य रूप। पिछले दिनों हमने बताए थे आपको कि भाषा के अन्य रूप कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने रूप होते हैं, 5। मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2, और अन्य रूप होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला है राष्ट्र, राष्ट्र भाषा। राष्ट्र कहिए चाहे राष्ट्रीय कहिए, मतलब एक ही है। राष्ट्र कह सकते हैं या राष्ट्रीय कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
भाषा का वह रूप जो किसी भी राष्ट्र के सभी भागों में बोला अथवा पहचाना जाता है उसे राष्ट्र भाषा कहते हैं। उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप को सरकार द्वारा मान्यता दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। राष्ट्रभाषा भाषा का वह रूप जो किसी भी राष्ट्र के सभी भाग में, सभी भाग का मतलब क्या होगा, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में या तो बोला जाता है या तो पहचाना जाता है या समझा जाता है। ठीक ना। सभी राज्यों में या तो बोला जाता है या तो पहचाना जाता है या तो समझा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा, भाषा के इस रूप को उस देश की सरकार के द्वारा मान्यता भी दिया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं, अगला होता है राजकीय भाषा या राजभाषा। ठीक है। क्या होता है, राजकीय भाषा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। भाषा का वह रूप जो किसी भी देश का संविधान लिखने में कार्यालय में कार्य करने में तथा शासन से
संबंधित, शासन से संबंधित कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राजकीय या राजभाषा कहते हैं। ठीक है, क्या आ गया? राजभाषा कहिए चाहे राजकीय भाषा कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। क्या कह रहा है? भाषा का वह रूप जो किसी भी देश के संविधान लिखने में, ठीक ना, याद रखिएगा, संविधान लिखने में, कार्यालय में कार्य करने में तथा शासन संबंधित कार्य करने में प्रयोग किया जाता है उसे राजकीय भाषा या राजभाषा कहते हैं। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है मानक भाषा। मानक भाषा भाषा का वह सर्वमान्य रूप जो अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। क्या लिखा गया? भाषा का, मानक भाषा में भाषा का वह सर्वमान्य रूप जो अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक ना, कह सकते हैं अधिकांश लोगों या जन समुदाय के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको जो है अगली जानकारी दी जाएगी।